ओके, तो हम लोग आज टॉपिक जो करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ये तुम्हारा पार्ट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम है बताओ? ये पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन, हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ। क्या पढ़ेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का फैराडे का लॉ, ठीक है। दो लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम में पूछा हुआ फैराडे लॉ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। तो इससे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया है ना, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ लिया। तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है समझते हैं, चलो आ जाओ। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? ओके, इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं तुम्हारे लिए। देखो डायग्राम, देखो डायग्राम देखो। जैसे डायग्राम आगे बना हुआ, चिंता नहीं करना, समझा दे रहा हूँ बस। ये एक कंटेनर है, ठीक है। याद करो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर, याद है? तो गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग बर्तन होता था। एक बर्तन इधर एनोड, इधर कैथोड, फिर दोनों को सॉल्ट ब्रिज से क्या किए थे, बोलो, जोड़ दिए थे, याद है कि नहीं? और यहाँ पर रॉड होता था, याद है? जैसे डेनियल सेल में जिंक का रॉड, एनोड। ओके, फिर इसको जोड़ते थे सेल से, याद है कि भूलने लगे हो? ओके, सेल नहीं बोलो, ऐसे ऐसे करके फिर इसको यहाँ पे एक रॉड लेते थे, एक रॉड लेते थे यहाँ पे, दूसरा सेल में कॉपर का रॉड लिए थे, याद है? ऐसे जोड़ देते हैं और सेल कंप्लीट हुआ था और ये काम किया था। दो अलग अलग, यहाँ पे एनोड था, ये एनोड था, प्लस था, कैथोड था, माइनस था, उल्टा बोलती है, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था। गैल्वेनिक सेल के अंदर यहाँ पर दो अलग अलग बर्तन का इस्तेमाल हुआ था। इसमें ये एनोड हाफ सेल था, ये कैथोड हाफ सेल था, वहां पे एनोड नेगेटिव था या कैथोड पॉजिटिव था। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, इसमें एक ही बर्तन होता है और दोनों रॉड यानी एनोड और कैथोड का रॉड इसी में बोलो होता है। एक ही बर्तन के अंदर एनोड भी होता है, एक ही बर्तन के अंदर बोलो कैथोड भी होता है, ठीक है। ये याद होना चाहिए, समझा रहा हूँ, रफ समझा रहा हूँ, बस खाली समझो, रटना नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब इसका देखो, यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता था। माने कि गैल्वेनिक सेल का काम क्या है कि केमिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता था। गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद है? स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन खुद ब खुद होता था, रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता था और बिजली मिलती थी हमको, जैसा कि बैटरी के अंदर, सेल के अंदर। गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हो। और ये तो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक ही बर्तन के अंदर एनोड है कैथोड है। जैसे यहाँ पर एनोड नेगेटिव है, यहाँ कैथोड पॉजिटिव है, बट यहाँ पर एनोड क्या होता है, पॉजिटिव है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, उल्टा होता है साइन। लेकिन एनोड पर ऑक्सीडेशन यहां भी हो रहा था, एनोड पर ऑक्सीडेशन यहां भी होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, समझे? कैथोड पे रिडक्शन यहां भी हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन यहां भी होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन चेंज नहीं होगा एनोड का कैथोड का। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे रिडक्शन होता है। हाँ, गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव, उल्टा। ओके, याद रखना है। अब यहाँ पर बैटरी लगा देंगे, सेल लगा देंगे, सेल लगा देंगे ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस, लो ऐसा करके इसका माइनस प्लस। ओके, सेल लगा देंगे, इस सेल के थ्रू इसमें करंट पास कराएंगे, करंट देंगे, इसके अंदर भरा होगा क्या बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, समझे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इस सेल को लगा करके इसमें क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। करंट पास करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रो केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। केमिकल डिकम्पोजिशन है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक जगह एनोड पर जाएगा, एक जगह कैथोड पर जाएगा, उसमें से जो आयन बनेगा, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट में अनायन होगा और कैटायन होगा, है ना। तो देखो इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्वस फॉर्म में होगा या तो मोल्टेन फॉर्म में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल है जो या तो एक्वस फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में, यानी फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि आयन मूव करेगा, है ना। तो इसके पास इलेक्ट्रोलाइट को भी, जैसे कॉपर सल्फेट का, ओके, जैसे NaCl का, तो उसमें एक अनायन होगा, एक कैटायन होगा, एक से ज्यादा अनायन कैटायन भी हो सकता है, बट अनायन कैटायन है। कैटायन मान लो कैटायन है और ये अनायन है, ठीक है। तो ये अनायन कहाँ जाएगा, एनोड को तूने प्लस बोल दिया, तो अनायन जाएगा एनोड पे और कैटायन जाएगा कैथोड पे, और ये कैटायन कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैटायन जो है एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी इसका चार्ज खत्म हो जाएगा।
तो केटाइन जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव है, तो प्लस वाला जाएगा माइनस वाला पे, और माइनस वाला पे जाएगा प्लस वाला पे, यानी कि एनोड पे। तो एनोड अनायन जाएगा एनोड पे, और कैथाइन जाएगा केटाइन जाएगा कैथोड पे। केटाइन कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज उसका चार्ज खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, और अनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर आकर डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका माइनस खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अनायन जो है, समझ में आ गया ना बात को? तो इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को तोड़ोगे तुम अच्छा से, तो इसको तो हटा, आप अंतर समझ में आ गया होगा ना। ये गैल्वेनिक सेल के अंदर दो सेल होता है, दो हाफ सेल, यानी दो कंटेनर में इस्तेमाल करता है, एनोड अलग और कैथोड अलग। बट यहाँ पर एक ही सेल के अंदर एनोड भी है और कैथोड भी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस सेल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, यही बोलो कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, वो तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि तुम इसको करंट दे रहे हो तब होगा, बिजली दे करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ होगा एक जगह जाकर के, सुनो, ये केटाइन जाकर डिस्चार्ज होगा, एक जगह अनायन जाकर डिस्चार्ज होगा। ओके, और ये जो है एक रॉड जो है, रॉड पे मास या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, मास या तो डिपोजिट होगा, मास या तो डिपोजिट होगा, डिपोजिट जमा होना, या तो उससे मास निकलेगा, यानी कि लिबरेट होगा, यानी कि मुक्त होगा, बाहर निकलेगा गैस जैसे। ठीक है, अरे समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हो सकता है कि कोई रॉड पतला हो जाए, कोई रॉड मोटा हो जाए, जहां पे जिस रॉड पे मास जमा होगा वो रॉड मोटा हो जाएगा, वो एनोड मोटा हो जाएगा, और जिससे मास निकलेगा वो रॉड पतला हो जाएगा। समझे? तो ये इसमें करंट देना पड़ेगा तभी जाके रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम दे रहे हो, इनपुट तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन रिएक्शन तुम तब हो पा रहा है, यानी कि तुम्हारा आउटपुट जो है वो केमिकल एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर केमिकल को तोड़ा जा रहा है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट को क्या है, डिकम्पोज किया जा रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन जमा होना, डिपोजिट होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मतलब तोड़ना, टू ब्रेक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोसिस मतलब कि ये करंट की बात हो रही है, किसी बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है, और लाइसिस मतलब क्या होता है, टू ब्रेक, तोड़ना। तो जब किसी केमिकल कंपाउंड को बिजली की हेल्प से तोड़ा जाता है, ओके, तब जाकर के उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। समझे? तोड़ना। अरे समझ में आ गया? तो जैसे पानी को तुम जानते हो कि कंपाउंड है, ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट है, पानी है, ये पानी है। ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। पानी से करंट पास करेंगे, करंट क्या पास करेंगे बताओ? तो पानी में को ऐसा ही सेटअप कर रख दिया जाता है, सेटअप कर देते हैं, पानी अंदर डाल देते हैं, अब बिजली पास करते हैं, उससे बिजली पास करते हैं, यानी कि उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अब पानी तुम जानते हो, वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ है, ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ है। अब इसको तोड़ेंगे तो गारंटी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा एलिमेंट, तो तोड़ेंगे तो बिजली देना पड़ेगा, इतना आसान नहीं तोड़ना कि आसान से तोड़ दोगे, बहुत महंगा सेटअप होता है। तो वाटर से ऑक्सीजन गैस मिलता है, लेकिन कब? वाटर को तोड़ने पर, उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तब जाकर के तुमको हाइड्रोजन गैस और बोलो तब जाकर के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस तुमको मिलेगा। बस ये कि हाइड्रोजन में तुम जानते हो प्लस होता है, ऑक्सीजन पे माइनस होता है, तो हाइड्रोजन मिलेगा एनोड पे, क्योंकि एनोड पे बोल दिया, प्लस है ना हाइड्रोजन, तो कैथोड पे जाएगा, प्लस वाला जाएगा माइनस वाला पे, है ना। तो केटाइन जाता है कैथोड पे और अनायन जाता है एनोड पे, तो ये तुमको मिलेगा हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस मिलेगा एनोड पे। ओके, तो ये बिजली पास कराना, यानी बिजली की मदद से कंपाउंड को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। समझी? तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ आया? तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट को ओके तोड़ते हैं या किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं। ओके, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है, वो डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया कराई जाती है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये कराई जा रही है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो अंतर तो बता ही दिए थे दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये तो बात बार बार बोल चुके हैं। यहाँ पर लिख देते क्या चीज बताओ? गैल्वेनिक सेल, याद है कि नहीं? भूल ना गया, रिवीजन करवा रहे, पहले लिखवा दिए गैल्वेनिक सेल, और यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अंतर तो बता ही सकते हो, बहुत इजी अंतर है तुम्हारे लिए, ऑलरेडी तुमको पता है। नंबर 1 में बताओ, ये क्या करता है? कन्वर्ट्स, गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल
हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत इजी है, दोबारा लिखा रहा हूँ इसको, जान बच्चे रिवीजन हो जाएगा। नंबर 2 में इसका ये बोलो, कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स, ओके बोलो, उल्टा बोलो, उल्टा कर दो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ओके, यानी कि बिजली का इस्तेमाल करके रिएक्शन करवाया जाता है। याद आया? चलो, गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन रिएक्शन कराया था? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ, स्पॉन्टेनियस, क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियसली कराया जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ओके, करवाया जाता है, ओके, स्पॉन्टेनियस। इसके अंदर बोलो नॉन स्पॉन्टेनियस, याद है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस करवाया जा रहा है। ये बोलो कि स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी भूल ना गए हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नेगेटिव और ई नॉट सेल, याद है, ई नॉट सेल पॉजिटिव, है ना। यहाँ बताओ, डेल्टा जी पॉजिटिव और ई नॉट सेल नेगेटिव, उल्टा, याद है कि नहीं ना, भूले हो? और ये फॉर्मूला पढ़े ना पढ़े थे, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ई नॉट सेल, याद है ना, भूल ना गए हो? जहाँ पे ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा वहाँ डेल्टा जी नेगेटिव होगा, एक बार एन तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है इन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, और एफ होता है फैराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू 96,500 कूलम लिया जाता है। क्लियर हो गया? समझाने के लिए ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, इसका जो एनोड है, इसका एनोड नेगेटिव लोन, याद है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, इसका एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। इसका बोलो जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा करो, इसका एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? ये मेन अंतर है, मेन अंतर है। चौथा बोलो, यहाँ पे कोई केमिकल, यहाँ पे क्या बोलोगे, केमिकल डिपोजिशन नहीं होता है, डिपोजिशन बोल सकते हो यहाँ पे तो केमिकल नहीं, मास, यहाँ पे मास के बारे में बताए थे ना, और कुछ, हाँ, फैराडे लॉ इसमें फॉलो नहीं होता है, इसमें फैराडे लॉ फॉलो होता है, ठीक है, ठीक, फैराडे लॉ। और कोई अंतर बताओ, देखो कॉपी में देखो, हाँ, ये भी दे सकते हो कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है ना, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ये बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो बताओ, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलिसिस में फॉलो होता है। और कोई, और कोई, और कोई है? देखो ना कॉपी में स्टार्टिंग में, अरे स्टार्टिंग में होगा अंतर, मिला क्या? हाँ, और बोलो, हाँ, और उसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें पावर प्रोड्यूस होता है, पावर इज प्रोड्यूस, है ना, पावर इसमें बनता है क्योंकि बिजली बनती है इसमें, ओके, और इसमें ये पावर कंज्यूम करता है, इसमें पावर खर्चा होता है, पावर इज कंज्यूम्ड, पावर इज कंज्यूम्ड, ये कहानी है, बस यही सब है, और क्या, और सा अंतर लिख सकते हो बहुत सारा। और कोई? हाँ, इसमें अभी गैल्वेनिक सेल दो कंटेनर अलग अलग बर्तन किया था ना, इसमें 2 हाफ सेल होता है, इसमें 2 हाफ सेल नहीं होता है, एक ही सेल में काम बन जाता है, ओके, ओके, ये भी बोल सकते हो, ओके, कि इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं, ओके, 2 हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है, 2 हाफ सेल्स, कितना हाफ सेल्स? हाँ, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, ओके, यहाँ पर 2 हाफ सेल की बात नहीं है, ओके, नो हाफ सेल्स, है ना, कोई हाफ सेल, यहाँ पे एक ही सेल के अंदर सारा काम हो जाता है, ठीक है, नो हाफ सेल्स, मैंने इसमें हाफ सेल का बात करते हैं, इसमें हाफ सेल की बात नहीं करते। क्लियर हो गया? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बता ही दिया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, याद रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ एक बात समझाता हूँ, एनोड जो है, ये अनायन जो है, अनायन, ये तुम्हारा अनायन पर नेगेटिव है, ओके, चलो, अनायन जो है, अनायन कहाँ डिस्चार्ज होगा? एनोड पर, ए फॉर अनायन, ए फॉर एनोड, एनोड पर जाएगा, ओके, अनायन, ये अनायन है, ये लिख देता हूँ, अनायन, अनायन, ए फॉर अनायन, ओके, अनायन मूव्स, बोलो कितना जगह अनायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, अरे कहाँ जाएगा बोलो ना, सॉरी, अनायन एनोड पे, टुवर्ड्स एनोड, ए फॉर अनायन, ए फॉर एनोड, तो अनायन जाएगा
एनोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है, मूव टुवर्ड्स एनोड, या डिस्चार्ज होगा यहाँ पे एनोड पे। अब अनायन पर जानते हो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो अनायन है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ए में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो दे दिया, लो खत्म, ओके हो गया। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, है ना, हमेशा, इसको हटा ही देता हूँ। एनोड पे क्या होता है बोलो, ऑक्सीडेशन, चाहे किसी भी सेल का हो ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड पे, अनायन ऑक्सीडेशन, ओके। चलो कल लिखोगे ए माइनस, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन ना, लो खत्म। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, सर कैटायन कहाँ जाएगा सर, कैटायन जाएगा कैथोड पे जो कि सी प्लस है सॉरी कैटायन सी प्लस, समझाने के लिए सिंबल लिख दिया, मूव्स टुवर्ड्स बोलो, मूव्स टुवर्ड कैथोड, कहाँ जाएगा कैथोड पे, कैटायन कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे होता है रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो कैटायन है, ओके लिख देता हूँ एट कैथोड, एट कैथोड, ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब ये सीखो, प्रैक्टिस करो। कैथोड सी प्लस कैटायन है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जानते हो कि इस पे कैटायन पे रिडक्शन होना है, क्या होना है बोलो, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन, तो सी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये सी में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म, लाजमी है। तो अब सीधी सी बात है, अनायन वाला जो भी स्पीसीज होगा वो एनोड पे जाएगा, और कैटायन वाला जो भी स्पीसीज होगा वो कैथोड। जैसे तुम मैं बोलूं कि चलो NaCl में क्या है बताने चलो, ये प्लस है ये माइनस है, तो कैटायन है, तो सोडियम कहाँ मिलेगा कैथोड पे, क्योंकि प्लस वाला जाएगा माइनस वाला पे, तो ये Na जाएगा कैटायन है कैथोड पे, और क्लोरीन माइनस है तो ये बन जाएगा एनोड पे, तो सोडियम मिलेगा तुमको कैथोड पे, क्लोरीन गैस मिलेगा तुमको एनोड पे। जैसे मैं बोलूँ वाटर, वाटर है ये, वाटर है ना, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन में प्लस होता है, ऑक्सीजन में माइनस होता है, कि मोड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे, तो ऑक्सीजन गैस मिलेगा एनोड पे, और हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड पे, तो इतना इजी है, ओके समझी बात को। जैसे मैं बोलूँ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, चलो ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि सोडियम है और OH माइनस है, मान लो ये ONH है, ये प्लस है, NH है, तो ये NH कहाँ जाएगा बताओ, प्लस वाला कैथोड पे, है ना। तो तुम बता सकते हो सोडियम कहाँ बनेगा, ऑक्सीजन गैस की बात कर लेंगे आगे, क्लियर हो गया ये कहानी। तो आप डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन देखो, द इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच और डायरेक्ट करंट, एक बात याद ना कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हम लोग करंट पास करते हैं, ये करंट होता है डायरेक्ट करंट, कौन करंट होता है बताओ, डायरेक्ट करंट। एसी जो होता है, दो तरह का करंट होता है, कम फिजिक्स में पढ़ोगे, एक एसी होता है, एक डीसी होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन समय पीरियोडिकली चेंज करता है, ओके, टाइम टू टाइम चेंज करता है, फिक्स इंटरवल में चेंज करता रहता है। डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो याद रहे कि इलेक्ट्रोलिसिस केवल और केवल डायरेक्ट करंट से किया जा सकता है, एसी से। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि बताओ इलेक्ट्रोलिसिस का जो फिनोमेना है या इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रक्रिया है, ओके, इसमें क्या एसी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डीसी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट के थ्रू हम लोग किसी केमिकल कंपाउंड को तोड़ते हैं या उसका डिकम्पोज करवाते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस डीसी के थ्रू ही होगा, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होगा, इस प्रक्रिया का नाम होगा इलेक्ट्रोलिसिस, ओके भैया, क्लियर हो गया। डेफिनेशन दो, द इलेक्ट्रोलिसिस इज, हम आगे डेफिनेशन लिखे हो अपने लैंग्वेज में भी, अच्छा डेफिनेशन है, उसको डेफिनेशन को तुम ऐसे बोल सकते हो कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट चाहे एक्वस फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो, या तो एक्वस फॉर्म में या तो मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। देखो अभी मैं एक चीज तुमको बोलूं कि कंपाउंड है मेरे पास, इसका कैटायन ए प्लस सी प्लस है, ई माइनस है, ये मोल्टन है, क्या बताओ मोल्टन क्यों करना है, मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था, गला हुआ अवस्था, गलित अवस्था, या इसको बोलते फ्यूज स्टेट, ओके, गलित अवस्था। तो गलित अवस्था में वो आयन में टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम सॉलिड ले लोगे तो आयन में तो टूटेगा नहीं, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, आयन मूव ही नहीं करेगा, आयन मूव करेगा तो ना इलेक्ट्रोलिसिस होगा, कैटायन जाएगा कैथोड पे, आयन जाएगा एनोड पे। मोल्टन स्टेट में यानी कि पिघली हुई अवस्था में या एक्वस फॉर्म में, पानी का घोल बना लोगे सॉल्यूशन में, ठीक है, तब जाके ये आयन बोलो या कैटायन मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करना संभव होगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन फॉर्म या बोलो एक्वस फॉर्म लिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया बात को। तो यहाँ पर मैं मोल्टन लिख दूं तो इसमें केटाइन्स है और या नाइन है बस, लेकिन मैं लिख दूं Ca प्लस A माइनस, लिख दूं एक्वस, का लिख दो का लिख दो, इसके अंदर जानते हो C प्लस भी है, A माइनस भी है, अब पानी है ना, एक्वस में लिख दिया, तो पानी में H प्लस भी होता है और OH माइनस होता है, यानी कि यहाँ प्लस दूठ हो गया, प्लस क्या हो गया और माइनस भी क्या हो गया। तो अब ये देखो गौर से मेरी बात ध्यान सुना, ये दोनों में कौन जीतेगा वो डिपेंड करेगा, कैटायन भी कैथोड पे जा सकता है और हाइड्रोजन भी जा सकता है,
जिस जो तेजी से भागेगा वो जल्दी जाएगा। अब कौन जाएगा, जीतेगा कोई एक ही, लेकिन दोनों दोनों पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पर थोड़ा मामला अटक जाता है बच्चों, याद रखना, तुमको तुम्हारे सिलेबस में बहुत छोटा दिया हुआ है। ओके, तो मोल्टन वाला फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोल्टन में एक ही एनायन होता है, एक ही कैटायन होता है, लेकिन एक्वस वाला में दो दो एनायन, तीन तीन एनायन भी हो सकता है। ओके, दो दो कैटायन हो जाता है, तो वहां पे फिर लड़ाई फिर चलता है। ओके, कि कौन जीतेगा, जो जीतेगा उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया अच्छे से? अरे क्लियर हुआ? चलो, तो ये बात अभी करने वाले हैं, चिंता नहीं करो। अरे क्लियर हुआ? तो एक्वस फॉर्म तक बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन, कि जब किसी एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म ऑफ किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस या मोल्टन स्टेट से, एक्वस या मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ओके, तो उसमें जो आयन है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करने लगता है। एनायन जाता है एनोड पर, क्योंकि एनायन खुद नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, और कैटायन जाता है कैथोड पे। ओके, इस घटना को बोलते हैं, बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस सेल के अंदर ही करवाया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। खत्म ये। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस करवाया जा रहा है, बस ये डेफिनेशन हमको अच्छा लगता है। ठीक है, वहां पर डिस्चार्ज हो गया, कैटायन कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज हो गया, एनायन एनोड पे जाकर डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के इसका चार्ज खत्म हो गया है ना, इसलिए डिस्चार्ज हो गया, पहले था चार्ज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट डीसी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, लिखा हुआ है, causing a non-spontaneous redox reaction to occur। क्लियर हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, चलो, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? जिस सेल के अंदर, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। बाहर के सोर्स से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पर जो है केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। बस ये डेफिनेशन, लिखना नहीं है सबको, आगे लिखा हुआ अच्छा से लिखे हुआ आगे। ठीक है, समझ में आ गया बात को? अरे क्लियर हुआ? और ये सब बात तो तुमको ऑलरेडी सब आता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखे हुआ ऑलरेडी, बस समझाना था मुझे। ठीक है, अभी एक चीज होगा, मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, तो यहाँ डेफिनेशन लोगे, ये लिख लोगे तुम लोग, ये लिख लोगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, then ions move towards opposite electrodes and get discharged there, और वो डिस्चार्ज होता है वहां पे। this is called electrolysis, and the cell in which electrolysis takes place is called electrolytic cell। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैटायन जो है कैथोड की ओर मूव करेगा, और एनायन जो है, बोलो, एनोड की ओर मूव करेगा। सीधी सी बात है, कैटायन खुद प्लस होता है, और यहाँ पर कैथोड जो है माइनस होता है, प्लस माइनस पे जाएगा, माइनस वाला प्लस पे जाएगा। तो ये हाथ से अच्छा से लिखा हुआ है नोट्स, इसी को तुमको उतारना है। समझे बात को? अरे क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला देखो डायग्राम, एनायन जाएगा एनोड पे, कैटायन जाएगा कैथोड पे। ये तो बता ही दिए, नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है बताओ? डेल्टा जी पॉजिटिव और ई सेल नेगेटिव। अब सुनो वर्ष, एक चीज बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग, अब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग स्टडी करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। कितने हिस्सों में, बोलो? इलेक्ट्रोलिसिस का स्टडी को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। समझ आ रहा है? कितने हिस्सों में तोड़ लेंगे, बोलो? दो हिस्सों में तोड़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के स्टडी को। एक तो ये देखेंगे कि सर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे या कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, डिपॉजिट कौन होगा, लिबरेटेड कौन होगा। मैं एक वर्ड या सवाल होगा, द प्रोडक्ट लिबरेटेड या डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा होना, लिबरेटेड मतलब उत्पन्न होना, निकलना हो, गैस हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। दो तरह का स्टडी है पूरे इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस का कितना तरह का स्टडी करेंगे, बोलो? इलेक्ट्रोलाइसिस को दो तरह से स्टडी करेंगे। एक होगा क्वालिटेटिव, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्वालिटेटिव, बोलो ना जल्दी जल्दी। क्वालिटेटिव स्टडी, कौन स्टडी? इसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक। जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? गुणात्मक अध्ययन। ठीक है, एक स्टडी होता है क्वांटिटेटिव। ओके, क्वांटिटेटिव यानी इसको बोलते हैं मात्रात्मक। क्या बोलते बोलो? मात्रात्मक। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडी, दो स्टडी है। अब क्वालिटेटिव स्टडी का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब हुआ कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे या कैथोड पे बनेगा, ये देखना है। मैंने अभी ये स्टडी करेंगे, उसका दी करेंगे, तो पहले देखेंगे कि कुछ केमिकल का हमको दे दिया जाएगा, बोले इस केमिकल का मोल्टन एनएसीएल का इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो बताओ एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। एक्वस एनएसीएल का इलेक्ट्रोलिसिस करो, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। मैंने बस ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बस इतना ही देखना है। एनोड पे और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो देखना है। ठीक है, लेकिन कितना बनेगा वो पढ़ेंगे इसमें। कितना ग्राम सर, 10 ग्राम बनेगा कि 20 ग्राम बनेगा, 50 ग्राम बनेगा। तो मात्रा कितना सर, कितना बनेगा, तौलने वाली बात होगी, मात्रा निकालने की बात होगी, तो कहां पढ़ेंगे, जिसमें फैराडे लॉ पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज बताओ? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ। समझे? फैराडे लॉ यहाँ पढ़ेंगे। फैराडे लॉ बताएगा कि कितना मात्रा बनेगा, कितना कौन बनेगा, वो इसमें स्टडी में चला जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस को दो तरह से, दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। एक हो गया क्वालिटेटिव, एक हो गया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में केवल पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितना बन रहे हैं हमको मतलब,
और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कितना बन रहा है, वो उसमें फैला डेलो पढ़ेंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया? क्लियर क्लियर? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं लिखा हूँ यहाँ पे, देखो क्लियर हो गया? अरे बोलो ना, मैं लिखा हुआ यहाँ पे, ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट बताएगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और ये बताएगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो पहले बता दिए सारी बातें। अब ये सब लिखा हुआ यहाँ पे, एक चीज समझो, अब केटाइन मान लो कि जहाँ पे एक ही केटाइन एक ही अनायन है, तो वहां पर तो झगड़ा ही नहीं है। अरे केमिकल का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड पे कैथोड पे प्रोडक्ट बनेगा ना, तो एनायन जाएगा एनोड पे, केटाइन जाएगा कैथोड पे, दिक्कत नहीं। जहाँ पे एक एनायन एक केटाइन होगा एक अनायन होगा, वहां पे झगड़ा तो है ही नहीं, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। ओके, लेकिन जहां पे दो एनायन हो जाए, दो केटाइन हो जाए, तो जितना तो कोई एक ही है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कैसे करोगे? तो वहां पे एक रूल होता है, आयन विथ लोअर डिस्चार्ज एनर्जी गेट्स डिस्चार्ज फर्स्ट। जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम होती है वो पहले जाके डिस्चार्ज होता है। जैसे एग्जांपल करो, देखो जैसे सोडियम है और हाइड्रोजन है, मान लो कि तुम्हारे पास केटाइन में सोडियम भी है और हाइड्रोजन भी है। ओके, जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम होगी, जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम होगी, जैसे सोडियम में और हाइड्रोजन में इसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम है, देखो लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ एसआरपी वैल्यू लिख दिया, डिस्चार्ज एनर्जी। डिस्चार्ज एनर्जी ऑफ केटाइन एसआरपी के इनवर्सली होता है, एसआरपी जिसका कम होगा उसका डिस्चार्ज एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, अब बताओ, तुमको पता होगा कि मेटल नहीं है, इसके एसआरपी वैल्यू कम होती है, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो एसआरपी के हिसाब से, रटना नहीं है, मैं बहुत ईजी है, मैं तुमको सिंपल आसान भाषा में बताता हूँ। हाइड्रोजन छोटू होता है, छोटू, तो छोटू पहले भागेगा कि बड़ को पहले भागेगा? छोटू भागेगा, ऐसे याद हो, कभी रटना नहीं है। ओके, वैसे जो भी इधर उधर है, जिसकी एसआरपी वैल्यू बोलो, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, ओके, वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा केटाइन के लिए। ओके, जिसकी एसआरपी ज्यादा है। ओके, तो ये H प्लस हाइड्रोजन का जीरो होता है और ये इसका नेगेटिव होता है, तो ज्यादा एसआरपी है, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म, क्लियर हो गया? पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सोडियम में और हाइड्रोजन में तुमको डिसाइड करना हो तो पहले कौन सी बोलोगे? पहले हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, ये जीतेगा जंग, ये जीतेगा। कॉपर में हाइड्रोजन में जिताने को तो कॉपर जीतेगा, हाइड्रोजन में सिल्वर में जिताना होगा तो पहले कौन जीतेगा? सिल्वर जीतेगा। तो जो उधर है उधर राइट वाला है वो पहले डिस्चार्ज होगा, बस इतना सा बात याद रखना, रखने की जरूरत नहीं इसको, बस ये कि हम तुम बोले छोटू वाला पहले जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये याद रखो, एसआरपी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिस्चार्ज एनर्जी डिक्रीजेस, माने कि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज एनर्जी कम होगा। ये याद नहीं करने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है, जो बच्चों को दिमाग में बोझ रहता है कि सर ये बोझ है, जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमको सीधे सीधी ये तुमको ये टेबल याद है तो अच्छी बात है, जिसकी एसआरपी वैल्यू कम है, क्योंकि तुमको ये याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा केटाइन के लिए, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा पहले। आइए, ऑलरेडी हम वहां पढ़ाए भी थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन जहाँ रहा था, याद है ना? क्लियर हो गया? चलो, अब इसके बाद है अनायन के लिए, किसके लिए बताओ? अनायन के लिए। अनायन के लिए क्या याद रखोगे? जो हल्का हल्का होगा ना वो पहले डिस्चार्ज जाएगा। बोलो ओके, देखो अगर तुमको OH में और क्लोरीन में पहले देखा जाए, दो ठो है, तो पहले OH जाके दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा पहले? OH का हो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा। ओके, फिर मैं तुमको क्लोरीन में और आयोडीन में कंपैरिजन करना हो तो पहले किसका करोगे? क्लोरीन का। समझ बात को? तो इसमें एसआरपी उल्टा हो जाता है, एसआरपी का कहानी उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, तो समझाने के लिए बोल दिया। और वाटर में तुमको H प्लस और OH माइनस होता है। ओके, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो कैथोड पे H प्लस जाएगा, केटाइन में जाएगा, तो वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन, देखो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो चार हाइड्रोजन चार इलेक्ट्रॉन लेगा। दो सर चार क्यों दिए बताता हूँ। एनोड पे चार OH आएगा, OH माइनस क्या करेगा? रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ चार इलेक्ट्रॉन दे दूँ, है ना? चार इलेक्ट्रॉन, ये तो गेन कर लिया, सर ये लॉस करेगा, लॉस ना, चार इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एनोड पे जाएगा, एनोड पे अनायन जाता है ना, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, बाकी हम तुमको समझाते हैं अपने हिसाब से। आ जाओ मेरे हिसाब से, इतना आसान है जो रटना नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो अभी तक हम तुमको इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है समझा दिया। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है समझा दिया, और ये बता दिया इलेक्ट्रोलिसिस गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कर दिया बताओ, अंतर बता दिया। क्लियर हो गया? क्या बता दिया बताओ? अंतर तुमको याद है तो अच्छी बात है, खाली एक बार पढ़ लोगे। क्लियर हो गया? हाँ, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है, देख लोगे एक बार। ठीक है, मैंने नोट्स बना दिया। अब चलते, चार पांच को अपने एनसीईआरटी में है, वही पढ़ना आप लोग को। ठीक है, चला जाओ। दो तीन चीजें बता, ध्यान से समझो अच्छा से। जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा, ठीक है, ध्यान दो, इधर उधर बात करो। देखो ये तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या बताओ क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, देख रही हो? बोल नहीं रही हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर दो रॉड होगा, एक एनोड है एक कैथोड। देखो बताए थे ना, इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, याद है? इनर्ट इलेक्ट्रोड जो अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करता है, बस केवल अपना सरफेस देता है। ओके, बस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के लिए जगह देता है, बस। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ?
तो जो रिडॉक्स रिएक्शन करने में हेल्प करता है, खुद का ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करता, उसको बोलते हैं इनॉट इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम, ग्रेफाइट, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन भी करता है, खुद ही इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, ऐसा भी इलेक्ट्रोड है, उसको बोलते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड या एक्टिव इलेक्ट्रोड ना। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जो खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, सेल्फ रिएक्शन करता है, वो इलेक्ट्रोड की तरह भी काम करता है, ठीक है। जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को इलेक्ट्रोड का चर्चा नहीं होगा, जहां पे इलेक्ट्रोड का चर्चा नहीं होगा समझ जाना कि वहां पर जो है प्लेटिनम या ग्रेफाइट यानी कि इनॉट इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है। जैसे इस सवाल में देखो हमको करना है मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl मतलब पिघली हुई NaCl का, इसमें तो कोई झगड़े नहीं है, Na+ लेंगे Cl- लेंगे आयन में, देखो कितना आसान है। पहले बनाओ डायग्राम, बनाओ। तो यहाँ पर रॉड क्या बनाएंगे, तो रॉड बनाएंगे या तो प्लेटिनम का या तो ग्रेफाइट का। ये कैसा रॉड है, अरे कैसा रॉड है, इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है कि रिएक्टिव है, इनर्ट है, हाँ, या तो ग्रेफाइट का या तो प्लेटिनम का। और यहाँ से इसको बैटरी से लगा के क्या कर देंगे, बोलो प्लस माइनस, और यहाँ पर एक बैटरी सेल लगा दो, सेल लगा के ऐसे करके स्विच ऑन कर दो, ऐसे करके, ठीक है। ये तरीका होता है, ठीक है। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में, देख लो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये हो गया तुम्हारा एनोड, ये हो गया तुम्हारा कैथोड। ये ग्रेफाइट रॉड किसका है, इसके अंदर डाल देंगे, क्या चलेगा, हाँ मैं ये ना यहाँ से इसको थोड़ा घेर देता हूँ, घेर देता हूँ, ओके। और मैं इसमें भर देता हूँ कुछ सॉल्यूशन, लो सॉल्यूशन भर गया, सॉल्यूशन भर दिए, चलो अच्छा, ठीक है। इसको हटा देता है, जा पूरे भाग गया, ठीक है, तो हो गया डन, हाँ ये देख रही हो। अब जो है यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, बताओ क्या है, बताओ सर। इस सॉल्यूशन के अंदर मोल्टेन NaCl है, नहीं है क्या, बताओ क्या है यहाँ पे, मोल्टेन पिघली हुई NaCl है। तो इस NaCl के अंदर क्या क्या होगा, जल्दी बताओ, आयन कौन कौन होंगे, आयन बताओ, Na+, बोले रही हो Cl-, ये Cl- जाएगा, अनायन जाएगा एनोड पे, कैटायन जाएगा कैथोड, ऐसे दिखा दोगे, क्लियर क्या, अरे समझी, बस लिख दिया, हो गया, खत्म, तुम्हारा काम बन गया। तो लिखा हो देखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारा। इलेक्ट्रोड्स क्या है, तो इनॉट इलेक्ट्रोड्स है, जैसे ग्रेफाइट, प्लेटिनम, कोई भी इलेक्ट्रोड, ओके। कुछ ना चर्चा है तो इलेक्ट्रोड्स ये लेंगे, ओके। और सर आयन कौन कौन है, तो Na+ और Cl-। अब बताओ Na+ जाएगा एनोड पे, पर लिख चलो एट एनोड लिखो, एट प्रोडक्ट, तुम प्रोडक्ट तो ऐसे बता सकते हो सर, Na+ चला जाएगा एनोड पे, N+, सॉरी N+, कैटायन जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड पे मिलेगा सोडियम, सोडियम मेटल, और क्लोरीन गैस मिलेगा, क्लोरीन जाएगा इस पे एनोड पे, क्लोरीन गैस मिलेगा तुमको एनोड पे। तो एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिलेगा तुमको सोडियम, खत्म, इतना ही है, खत्म हो गया, समझ रही हो, बस यही है, अरे समझी, खत्म। तो एनोड बताओ, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है जल्दी बताओ, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, जल्दी बोलो क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, सोडियम प्लस का कि क्लोरीन माइनस का, हाँ क्लोराइड आयन का कि सोडियम प्लस का, एनोड पे अनायन आएगा, तो अनायन Cl-, सही बोल रहे हो, Cl- रहेगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन है ना, तो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो तुम क्लोरीन तो Cl के फॉर्म में होता नहीं, Cl2 के फॉर्म में होता है, तो दो ले लो, ठीक है। तो ये Cl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, समझियो Cl2 हो जाएगा, Cl2 प्लस क्या इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन देगा ये, हाँ तो हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। चलो अब क्या लिखेंगे बताओ, एट बोलो कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, हाँ रिडक्शन, गेन ऑफ, कैथोड पे कैटायन जाएगा, कैटायन जा लो, कैटायन कौन है तुम्हारा Na+ ना, Na+ लो, अब दो से Na+ लेना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन दिया है, जितना इलेक्ट्रॉन वहाँ लॉस होगा उतना गेन होना चाहिए, तो लो तो सोडियम दो बन जाएगा, लो 2 सोडियम बन गया। और नेट रिएक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, भूले ना गए हो, नेट रिएक्शन, सेल रिएक्शन बोलो, सेल रिएक्शन या नेट रिएक्शन बोल दो, ओवरऑल रिएक्शन बोल दो, ओवरऑल रिएक्शन, नेट रिएक्शन, सेल रिएक्शन बोल सकते हो उसको, ठीक है। बताओ क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दो क्लोरीन, दोनों लेफ्ट वाला को लेफ्ट रहेगा, दो क्लोराइड आयन, दो सोडियम आयन, दोनों कंबाइंड हुआ, बन गया दो ठो NaCl, दो ठो NaCl2, दो Na अलग और Cl2 अलग, कोई दिक्कत किसी को, बोलो ना, Cl2 पर लिख देता हूँ पहले, Cl2 और क्या मिलेगा तुमको, दो सोडियम, ये क्लोरीन कहाँ मिला, अनायन था एनोड पे, कहाँ मिला एनोड पे, आई कहाँ मिला
तो ये लिखने का तरीका हुआ है, आंसर तो तुमको शुरू में बता दिए, डिटेल से हम तुमको बता दिए, ठीक है। मैं लिखा हुआ है प्रोडक्ट सोडियम मेटल एट कैथोड, क्योंकि कैटायन कैथोड मिलता है, और क्लोरीन गैस एट एनोड। बस ये एग्जाम में बोलेगा, एग्जाम में क्या आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ी से, तो हम तो डिटेल से लिख दिए अच्छा से नोट्स बनाने के लिए। एग्जाम में बोलेगा मोल्टेन सेल को अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे कौन गैस मिलेगा, कौन क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, क्योंकि एनोड पे आनाइन जाता है, और NaCl है तो Cl माइनस आता है, Cl जाएगा तो क्लोरीन गैस मिलेगा, खत्म, ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा। कैथोड पे क्या मिलेगा, तो सोडियम मिलेगा, खत्म। क्लियर हो गया अच्छा से, क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, खत्म, यही है। अगला देख लो, अगला जब डायग्राम बनाओगे ऐसा ही, अब यहाँ पर ऐसा बनाओगे, लो लो, फिर वही बात, दो रॉड लोगे, क्या लोगे, दो रॉड। यहाँ पर भी रॉड का चर्चा नहीं है, तो कौन रॉड होगा ये, जहाँ क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन यही रहेगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को ब्राइन भी बोलते हैं, ब्राइन क्या बोलते हैं, सोडियम, ये जानते हो क्लास 10th में था ये वाला रिएक्शन, इसको बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्लोरो अल्कली प्रोसेस, यानी इसको हिंदी बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है। तो ये था, बता दो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भी लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रॉड लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड का चर्चा नहीं, कौन इलेक्ट्रोड है, बोलो, ये कौन इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, चाहे ग्रेफाइट का होगा या तो प्लेटिनम का होगा। ओके चलो एक और बना लो, हो गया। ये बीच में हम इसके अंदर सॉल्यूशन डाल देते हैं, हो गया, सॉल्यूशन डाल दिए लो, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, हटाओ, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया प्लस, एनोड प्लस ना, बोलो ना, छोटा बड़का डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस होता है, पता ही तुमको, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे एक सेल लगा देंगे ऐसे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करने का तरीका ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया कैथोड, है ना, कोई दिक्कत। और इसके अंदर बताओ, ये तुम्हारा एक्वस NaCl है, कैसा बताओ क्या ये, NaCl एक्वस है, एक्वस देखिए यहाँ कौन कौन एनायन कैटायन है, सोचो, बहुत आसान है, जल्दी बताओ कौन कौन है, बताओ। इसमें Na+ भी है और H+ भी है, वाटर वाला, है ना, सोच रही हो। और इसके अंदर Na+ भी है, तो Na+ भी है, कैटायन दो कौन कौन है, Na+ भी है और H+, कैटायन तो दूर हो गया, पानी है ना, और इसमें क्योंकि क्लोरीन माइनस में, क्लोरीन माइनस भी है, और OH, क्लियर हो गया, अरे समझे। अगर सोडियम जीता तो कैथोड पे तुम्हारा सोडियम भी जा सकता है, कैथोड पे तुम्हारा सोडियम भी जा सकता है, और ये एनोड पे है ना, तो बताओ कौन जाएगा, तो कैथोड पे तुम्हारा सोडियम भी जा सकता है, हाइड्रोजन भी जा सकता है, अगर सोडियम गया कैथोड पे तो सोडियम बनेगा, और हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन जीतेगा। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, तो हाइड्रोजन जीतेगा, तो हाइड्रोजन चला जाएगा, सोडियम बच जाएगा, इसको घेरो, जो बच जाएगा घेरो, इसको घेरो, इन्हें जाएगा, ठीक है, ऐसा काम करते ना। मैं ऊपर हाइड्रोजन लिख देता हूँ, जो जीतेगा उसकी बात करता हूँ, ठीक है, ठीक है। H+ जाएगा, H+ और Na बच जाएगा, है ना, और Cl- में Cl जीतेगा, कौन जीतेगा, OH बच जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। अब दोनों सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा तो Na+ और OH- जो है वो बन जाएगा NOH, और NOH जो है बेसिक सॉल्यूशन, ये घोल जो बचेगा अंदर में घोल, वो बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि NOH क्षार होता है ना, इसलिए इसका नाम है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। तो एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस, या कौन गैस निकलेगा, इसमें क्लोरीन गैस मिलेगा, कौन गैस मिलेगा, यहाँ क्लोरीन गैस है, इसमें कौन गैस मिलेगा, बोलो, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ कौन गैस मिलेगा, बोलिए ना रियो, एनोड में मिलेगा क्लोरीन गैस, ठीक है, और उस पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और बीच सॉल्यूशन में बच जाएगा तुमको NOH, अब बीच सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक यानी pH 7 से ज्यादा, ठीक है, बस हो गया, ये लिखा है। तो लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड जो तुम्हारा, एक्वस सोडियम क्लोराइड तुम्हारा इसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोड बाई इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ये जो चर्चा ही नहीं है। आयंस प्रेजेंट, सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, हाइड्रोजन आयन भी है, और OH- भी है। अभी इसमें क्या करोगे, पहले लिखो एट बोलो, एट पहले क्या लिखते हैं, पहले कौन गया था, बोलो, पानी करेक्ट है, हाँ सही है,
बताओ एट एनोड, एनोड एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, एनायन कौन, सीएल माइनस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, 2 कॉलोनी ले ऐसा है, 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। और एट कैथोड क्या होगा, कैथोड बताओ, रिडक्शन, कोई दिक्कत, बताओ क्या करोगे, कौन जाएगा, हाइड्रोजन ना, तो H प्लस क्या हो, दो H प्लस ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। बाकी लिख दो नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन या सेल रिएक्शन लिख दो, सेल रिएक्शन, कोई दिक्कत, बताओ क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2 Cl 2 माइनस, 2 Cl माइनस 2 H प्लस, ओके चलो बताओ Cl2, और ये अनायन था एनोड पे, ये एनोड पे, हाँ ये कैथोड पे, पढ़ो आपका लिखा हुआ है, पढ़ो, प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, और क्लोरीन गैस एट एनोड एंड NaOH रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ऐसे pH 7 से जाएगा, क्योंकि बेसिक हो गया ना, तो pH 7 से ज्यादा, इसलिए इसका नाम था, क्लास 10 पे था ये, इसका नाम था क्लोर अल्कली प्रोसेस, अल्कली मतलब क्षार होता है, बेस, क्लोर क्षार प्रक्रम इसका नाम था, क्लोर क्षार प्रक्रम। क्यों सर क्लोर क्षार, क्लोरीन गैस भी बन रहा है, अच्छा, और बेस भी बन रहा है, और हाइड्रोजन तो बन ही रहा है। तो एग्जाम में सीधी सीधी पूछ देगा, मोल्टेन इनिशियल अगर पूछेगा, मोल्टेन इनिशियल, ओके, तो मोल्टेन इनिशियल में Na+ कैथोड पे मिला था, क्लोरीन गैस मिला था कैथोड एनोड पे ना, इसमें भी क्लोरीन गैस ही मिल रहा है, दोनों में क्लोरीन गैस ही मिलता है, एनोड पे सेम ही है, बस खाली कैथोड का प्रोडक्ट अलग है, इसमें हाइड्रोजन गैस मिल जाता है, अगर एक्वस जलीय घोल लोगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं समझे इसको, समझी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट हो गया, हाँ, अरे कैट हो गया, बोलिए ना डियो, दूर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, याद रखना, एनोड पे क्या मिलता है, क्लोरीन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, जब भी एक्वस एनिशियल का कराओगे तो देखो, दोनों में तुमको, दोनों में अंतर देखो, ये मोल्टेन इनिशियल है, तो Cl तो दोनों में है, तो Cl तो एनोड पे तो दोनों का क्लोरीन गैस मिल रहा है, बट यहाँ पर सोडियम मिल जाता है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, मैंने बता दिया, एक एक करके बता दिया, कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, ये मैंने कुछ भी इसमें मुश्किल चीज नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ओके, देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड्स ही है, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड्स है, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड नहीं होता, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता, तो फिर प्रोडक्ट कुछ और बनता, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान सुना, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा मोटा कर देता हूँ, देखो इसके अंदर 2 रॉड लिया जाता है, दोनों कॉपर का रॉड होता है, किसका रॉड होता है लेता हूँ, देखो मैंने क्या किया जानते हो, क्या किया, मोटा बनाया ये, अब एक पतला बनाएंगे, लो पतला, एकदम पतला, कॉपर का रॉड पतला, एक मोटा रॉड, एक पतला रॉड, ये एनोड है, ये क्या है बताओ, एनोड है, ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारा कैथोड है, क्या बताओ क्या है, कैथोड, एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ओके, ध्यान सुना, ये इंटरेस्टिंग चीज है ये, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर बना दोगे बैटरी, प्लस माइनस, फिर उसके बाद ये और ये ऐसे जोड़ दो, और ये इसको क्लोज कर दो, ओके, इसका अंदर भर दो, पतला, ये पतला है, चलो इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके जमा कर देता हूँ, ऐसे करके, क्यों जमा कर देता हूँ बता देता हूँ, ठीक है, चलो इसके अंदर भर देंगे सॉल्यूशन, क्या भर देंगे बोलो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन दिख रहा है, सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन बोल दिया, हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना। अब इसमें देखो, इंपॉर्टेंट चीज समझना इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत आना है, कॉपर +2 है, फिर पानी भी, ये तो H+ भी होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, जब भी तुमको एक्टिव इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्टिव है तो उस एक्टिव इलेक्ट्रोड डाल दिया, तो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ओके, यानी कि एनोड कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का, ये भी कॉपर है, ये भी क्या है, कॉपर है, दोनों कॉपर है, ये इनर्ट, इनर्ट अगर होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, इनर्ट नहीं है, ये क्या है बताओ, ये रिएक्टिव है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है।
तो अब ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो इसके लिए ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना सब कम मजबूत स्ट्रॉन्ग महत्वपूर्ण समझो उतना कम है। एग्जाम में आया हुआ है, कॉपर का रॉड है, कॉपर का भी एनोड भी कॉपर का है, कैथोड भी कॉपर का है, तो यही का कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ही रिडक्शन होगा, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ही, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा देखो लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। हाँ, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं बोलता तो भाई इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, फिर उसमें प्रोडक्ट कुछ और बनता है, वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना ज्यादा ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इलेक्ट्रोलाइट तो कंफर्म एक कॉपर सल्फेट लेना, उसका सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड क्या हो, कॉपर का रॉड, एनोड भी कॉपर का रॉड है, कैथोड भी कॉपर का है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट याद है ना कि जो एनोड का जो कॉपर का रॉड है वो मोटा लिया जाता है, ठीक होता है, ठीक है। तो एनोड कैसा है बताओ, बोले यहाँ पे याद रखना है, एनोड थिक है, एनोड कैसा है, ठीक मतलब मोटा, थिक कॉपर रॉड, ठीक है, याद रहेगा। अब कैथोड जो है तुम्हारा थिन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ओके। एक मिनट हम क्या करते हैं, थिन कॉपर है, ठीक है, याद रहेगा, कई बार पूछा हुआ ये बात, ये घेर देता हूं, याद रहेगा। एनोड थिक कॉपर का बना हुआ है, कैथोड तुम्हारा थिन कॉपर का बना हुआ, थिन कॉपर मतलब पतला, देखो तुम्हारे सामने में, और यहां से ये गलेगा, वहां वो डिपॉजिट होगा, ये डिसॉल्व होगा, वो डिपॉजिट होगा। ध्यान दो कैसे, ध्यान इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसको यहाँ पर, ठीक है सर। आयन इसके अंदर क्या क्या है, आयन तो बहुत चीज है, तो आयन इसके अंदर देखो, आयन क्या है सर, कॉपर +2 भी है सर, H+ भी है, सल्फेट आयन भी है ना, और उसका OH- भी है, बहुत आयन है, बट हमको इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एट एनोड, क्या लिख रहा हूँ, एट एनोड, ओके। ये जो मोटा जो एनोड है, जो मोटा है, थिक है, ये इम्प्योर होता है, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, ओके, याद ना, ये इम्प्योर है, कैसा कैसा होता है एनोड जो है, ये एनोड जो कॉपर का बना हुआ है, ये तुम्हारा इम्प्योर होता है, अशुद्ध, ये अशुद्ध होता है, और ये शुद्ध होता है। मैंने क्या बोला समझे, यानी कि इलेक्ट्रोल, ये जो तुम करवा रहे हो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें कॉपर का रॉड ही ले रहे हो, इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड बना रहे हो, कॉपर के रॉड को ही इलेक्ट्रोड बना रहे हो, इस केस में मोटा कॉपर रॉड रखा जाता है, एक पतला, मोटा जो होता है वो एनोड बनता है, ये अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है, क्या होता है ये बताओ, क्या होता है, इम्प्योर, ओके। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक, इम्प्योर कॉपर, मैं इसको भी पतला कर देता हूं, ठीक, इम्प्योर रॉड, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, बताओ, ठीक, ठीक मतलब मोटा, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, याद है ना, ये नोट बन गया, इम्प्योर कॉपर। आइए बताओ, थिन प्योर कॉपर, ये एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, अब देखो गौर से, ये इम्प्योर है, ये प्योर है, अब यहाँ से क्या होगा, डिसॉल्व होगा, पतला होता जाएगा, ये इसमें झरता जाएगा, पतला होता जाएगा, ये इस समय के साथ क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो जो भी इसमें गंदगी होगा, वो गंदगी यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, जो भी गंदगी होगा, इसको एनोड मड बोलते हैं, एनोड मड, क्या बोलते हैं इसको, बोलो एनोड मड क्यों बोलते हैं, मड मतलब कीचड़, अब मड मतलब एनोड मतलब एनोड का कीचड़। तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरा गल जाएगा, गल के जो गंदगी होगा यहाँ जमा हो जाएगा, इसमें जो कॉपर था वो कॉपर वहां जाकर के इस पे आकर के बोलो जमा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा समय के अनुसार, ये प्योर कॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, ये प्योर कॉपर हो जाएगा, ये प्योर कॉपर तुमको मिल जाएगा। तो ये तो कॉपर का प्यूरिफाई हो गया, बोलो ना, ये कॉपर का क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ओके, या प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ओके, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बोलो या प्यूरिफिकेशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम लोग किसी मेटल को प्योर भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्योर, शुद्धिकरण, इसको बोलते हैं हिंदी में शुद्धिकरण, परिष्करण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि कॉपर के परिष्करण में, यानी कॉपर के शुद्धिकरण में जो एनोड बनता है वो किसका बनता है, अशुद्ध धातु का क्या, शुद्ध धातु का, बोलो, अशुद्ध मतलब इम्प्योर की प्योर, एनोड, एनोड बताओ, प्योर की इम्प्योर, इम्प्योर, तो एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार समझिए। और कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ही रिएक्शन होगा। तो एनोड एनोड पे एनायन आएगा, कॉपर ना, कॉपर लो, कॉपर क्या करो, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर लो, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये कॉपर क्या है तुम्हारा, इम्प्योर, कैसा बताओ जल्दी बताओ, इम्प्योर है, एनोड पर है इसलिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, +2 में बदल गया, लो हो गया, तो समझे। और उसका एट कैथोड, कॉपर +2 लोगे, बोलो ना, +2 ना,
ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अब बन जाएगा कॉपर। ओके, ये हो गया प्योर। ये क्या हो गया बताओ, प्योर कॉपर हो गया ये। और ये इस कॉपर +2 निकल के यहाँ से जाएगा, यहाँ से कॉपर +2 आया, ये +2 कॉपर चला जाएगा, वहां जमा हो जाएगा, है ना, तो प्योर हो जाएगा प्योर। अब दोनों को जोड़ो, जोड़ो, इन्हें की कॉपर कॉपर काट दो, ये इम्प्योर है, ये प्योर है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये कैंसिल, तो बन जाएगा देखो ओवर सेल रिएक्शन। समझी कुछ हो? ये कॉपर इम्प्योर है, कॉपर इम्प्योर है जो कि एनोड पर है ना, और ये तुम्हारा जो है कॉपर प्योर है। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। एनोड मड को तो हटा के लिखना, एनोड मड को तो हटा के लिखना, ठीक है, समझेगा ना? एनोड मड को एनोड मड के पास ही बनाओगे, एनोड मड को एनोड मड के पास ही बनाओगे, क्योंकि एनोड के नीचे ना गिरेगा, ये मड है, ठीक है, ठीक है, मैं लिखा हुआ। रिजल्ट, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा और एनोड से डिसॉल्व होगा, एंड डिसॉल्व्ड फ्रॉम द एनोड, ठीक है, लिखा हुआ है। एंड मास ऑफ द कैथोड, कैथोड का मास क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और एनोड का मास, द मास ऑफ द कैथोड इंक्रीजेस और मास ऑफ द एनोड डिक्रीजेस, सिंपल बात है। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, ओके, मेटल के ऊपर मेटल चढ़ाने में और प्यूरिफिकेशन करने में कॉपर का, ओके, समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग कॉपर को प्योर कर सकते हैं, यानी मेटल को प्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर के रिफाइनिंग में इसका खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। अब बोल दिया कि थिक इम्प्योर कॉपर होता है, एनोड का बना होता है, एनोड बना होता है मोटे अशुद्ध तांबे का, और कैथोड जो होता है वो शुद्ध पतले तांबे का, ठीक है, पतला शुद्ध तांबा, तो कैथोड हो गया। अब कैथोड में जमा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ओके, ये कचरा निकल जाएगा, ये कचरा को बाहर निकाल देंगे और वो जो है प्योर बन निकल जाएगा, प्योर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में 3 हो गया, चौथा दिया हुआ, कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब चलो अब वाटर का करेंगे, बोले थे ना वाटर का जब करते हैं, सुनो सुनो सुनो, अच्छा सुनो, इंपॉर्टेंट है। वाटर का करेंगे तो गारंटी है कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस है माइनस है, तो हाइड्रोजन गैस तुमको मिलेगा कैथोड पे, और ये ऑक्सीजन गैस मिलेगा तुमको एनोड, तो ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा तुमको एनोड पे, कहाँ मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा तुमको कैथोड पे। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ऑक्सीजन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर करेंगे कैसे? तो ये बताओ, पानी आयन में टूटेगा तब ना तुम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा पाओगे। तो पानी तो बहुत बेकार इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी वीक। वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयन में तो टूटता ही नहीं है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयन में टूट भी नहीं करेगा। तो उसको उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसके आयन में तोड़ने के लिए कंडक्टिविटी बढ़ जाए, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा बोलो एसिड उसमें रखा जाता है, एसिड थोड़ा सा डाला जाता है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। क्या इस्तेमाल करते हैं? तो एग्जाम में बोले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, या इसे बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर। क्या बोले बोलो? तो एसिड क्यों डाले उसमें, एसिड क्यों मिलाया? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, लिखा हुआ वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, अच्छा से नहीं करता है, सो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इज आर एडेड, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और एग्जाम में बोले तो जो प्रोडक्ट तुमको बोलेगा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो वाटर का डायरेक्टली तुम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर पाओगे क्योंकि वाटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, उसमें एसिड थोड़ा सा डाल देते हैं, डाइल्यूट एसिड, ओके। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि वाटर का तुमको पूछे कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस एनोड पे। और तुमको पूछे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का करो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तब यही आंसर होगा, यही है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी यही बोलता है, ठीक है, या एसिडिफाइड वाटर या एसिड रिलेटेड वाटर, बस यही। एसिड क्यों डालते हैं? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड वाटर है, और इलेक्ट्रोड्स वही है, नॉट इलेक्ट्रोड से अभी कुछ चर्चा नहीं है। आयंस प्रेजेंट कौन कौन है सर, बताइए, बताओ कौन कौन आयन, बताओ ये बताओ। H+ बोलो ने, और और वाटर में हो गया OH- बोल रही हो, और सल्फेट भी तो है ना, तो इसको तो लेना नहीं, इसकी मात्रा बहुत कम है, तो इसका टेंशन ही नहीं है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। चलो रखना, सल्फेट लिख दिया, ठीक है। चलो आयन तो रहेगा ना, आयन कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। चलो अब एट लिखो, एट हमने लिख रहे हैं, अब डायग्राम नहीं बना रहा है, समझो बात को, डायग्राम बना लोगे ना, वैसे ही बनेगा सब कुछ, ओके। एट बोलो, एनोड, एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन, अरे बोलो ना, बोलो क्या होगा, H+ जाएगा, एनोड एनाइन जाएगा ना, एनाइन में वाटर ही ले लेते हैं, बस वाटर ले लेता है, ओके। मैं 4 वाटर ले लेता हूँ, 4 को प्लस निकाल देंगे। चलो, तो जानते हो कि एनोड पे जाएगा अनायन, OH- जाएगा, OH- के लिए वाटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो H+ में टूट जाएगा। चलो हटाओ, तो 4H+ देगा, पहले ऑक्सीजन गैस निकालो, माने OH का जब होगा ना ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगा, क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन गैस निकाल दो, ऑक्सीजन गैस निकालो, 4 ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, लो बैलेंस कर देते हैं, 4H+, 4 दूना 8, चलो 4 दूना 8,
2 ले लें, रहने दो, चलेगा। हाँ, 4 दूना 8 H प्लस और 4 गो इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। लो ठीक है, बैलेंस कर दो तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 4 दूना 8, 4 एकम 4 ऑक्सीजन, सही है। ओके, आप चल लिखते हैं एट कैथोड रिडक्शन। क्या चीज बताओ, उस पर तो हाइड्रोजन ही जाएगा ना, नहीं हाइड्रोजन ही जाएगा, उसमें शक नहीं है। तो 4 H प्लस ले लो, क्या 4 इलेक्ट्रॉन दियो ना, और उसके बाद 4 OH माइनस, पानी भी एडजस्ट करना पड़ेगा, छोड़ो पानी, 4 H प्लस लिखो इसको, ठीक है, कितना H प्लस लिखोगे, 4 H प्लस लिखोगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑक्सीजन सही है, गलत ये हो गया हमसे, ये हो गया कि यहाँ पर हम ले लिए, सही कर देते रुको, क्योंकि ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो ऑक्सीजन गैस बनेगा, तो ऑक्सीजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना एक ऑक्सीजन, इसलिए 2 लेना पड़ेगा। अब सही है, तो 2 4, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। 4 प्लस, यहाँ पर 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा जल्दी बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके, अब बना लेगा 4 H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है गैस, कितना बनेगा, 2 हाइड्रोजन गैस बन गया। ये नेट रिएक्शन लिखो, बहुत बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हो गया, बैलेंस करो तो ये 4 H प्लस कैंसिल है ना, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये याद करना पड़ेगा, ये बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है, वाटर कर लो, बनेगा तुमको 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन गैस, ओके, ये गलती हो गया, ये वाला गलती हो गया, क्या गलती हुआ समझिए ना बात को, एक ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन तो ही गया ना, ठीक है, अरे समझिए, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन था ना इसलिए, चलो, तो ऑक्सीजन गैस और तुम्हारा वाटर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये मिला एनोड पर, क्या मिला, एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज समझो, रेशियो कितना है, रेशियो देखो 1:2 है, यानी कि अगर तुमने, ध्यान सुनो, अगर तुमको बना ऑक्सीजन गैस 1 लीटर तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा 2 लीटर, अगर तुमको ये मिला ऑक्सीजन गैस 4 लीटर तो ये मिलेगा 8 लीटर, डबल रेशियो रहेगा 1:2, मैंने ऑक्सीजन गैस का और हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो 1:2, या उल्टा बोलो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम का रेशियो 2:1, लिखा भी होगा, देखो यार, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का 2:1, हाइड्रोजन हमेशा डबल बनेगा वॉल्यूम में, क्लियर हो गया, प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और ऑक्सीजन गैस एट एनोड, और वॉल्यूम रेशियो 2:1, वॉल्यूम यानी कि हाइड्रोजन गैस हमेशा डबल बनेगा वॉल्यूम में, तो ये तुम्हारा हो गया एसिडिफाइड। सर क्यों इस्तेमाल कर लिया एसिड, इसलिए कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, नहीं तो नहीं होता, यही बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, क्लियर, यहाँ पे इसलिए कर दिया, देखो सर ये OH माइनस क्यों नहीं लिया, OH माइनस लिखते यही लिखते हैं नहीं यकीन हो लिख दो वाटर का छोड़ दो, OH माइनस दो लिख दे, अब खुश हो, तो फिर यहाँ अलग करना पड़ता, पानी दो तो पूरा पानी से पूरा होगा, बैलेंस हो जाएगा, फिर हमको बैलेंस करना पड़ेगा बाद में, इसलिए अच्छा है कैसे कर दो, ठीक है, बैलेंस करने के चक्कर नहीं रहेगा, क्लियर हो गया। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिलवा दिया, 2 हाइड्रोजन बना दिया, बैलेंस हो गया, बैलेंस करके ही लिख दिया था ऐसा करके, ठीक है। तो ये 4 तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यही एनसीईआरटी की चर्चा है, एग्जाम में ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, ठीक है। ये पहला वाला जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें तो कुछ नहीं है, Na+Cl-, ओके, ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ब्राइन वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको कॉपर वाला बता दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है सारी बातें बता ही दिया, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, ओके। अब बाकी और भी है, जैसे वो चीज़ दिखाता हूँ, ये तो तुमको अपने से लिखना है चारों को, पहले इसको नोट करना होगा तो नोट कर लोगे, लो आज जो पढ़ना है तो उसका नोट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, ये हो गया, लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो लिखे हुए तुमको डेफिनेशन हम तो कहेंगे ये वाला लिखना था, ये लिख लोगे डेफिनेशन, लिखना हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसान डेफिनेशन है, और ये बताइए दिया एनोड पे कैथोड पे, है ना, समझे कि नहीं, और ये सब चलो, ये लिखना न भी लिखो तो चलेगा, स्टार्टिंग से लिख लोगे काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन थोड़ा इसका थोड़ा सा अच्छा लिखा हुआ हमको लग रहा है, डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोडक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए प्रोडक्ट का होता है, बोले थे ना अभी, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा था, नहीं, अरे तुम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया तो अलग प्रोडक्ट बना, तुमने NaCl का सोल्यूशन लिया तो अलग प्रोडक्ट बना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हो कि इनर्ट ले रहे हो, उस पर भी प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना मात्रा में ले रहे हो, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट जो बन रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एनोड पे कैथोड पे, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना बनेगा, वही सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये बात है। अरे मोल्टेन NaCl बता ही दिया, ओके, यहाँ से लिखा हुआ है, तुमको जो पद से पसंद हो, एक्वस NaCl जिसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं लिखा ही हुआ है, लो तुम्हारे सामने बता ही दिया, ओके।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इनिशियल, हाँ ये मरकरी का अगर तुम यहाँ पे इस्तेमाल करो, इसमें 3 केस कर लिए मरकरी, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यार। मरकरी का तुम इस्तेमाल अगर कर लोगे इलेक्ट्रोड की तरह, ओके मरकरी, तो मरकरी में तो क्या होगा, फिर हाइड्रोजन नहीं जीतेगा, हाइड्रोजन नहीं जीतेगा, सोडियम जीतेगा, तो सोडियम बन जाएगा कैथोड पे तुमको कैटायन, ओके ये याद आना, ये तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो। अम्लगम में उसका ज़्यादा ये होता है, एफिनिटी होता है डिसॉल्व होने का, ठीक है, इसलिए तो इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट का ही बताई दिया, सब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। वही अभी जो बताए थे कॉपर, कॉपर वाला एनोड मड है ना भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसिडिफाइड वाटर बता ही दिया, वही पूरा लिखा हुआ है पूरा यहाँ तक। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 बनाओ तो कुछ और बनेगा, ठीक है, इसको छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, ओके। ये लॉ यहाँ से पढ़ेंगे भाई, क्वालिटेटिव स्टडी, ये सॉरी क्वांटिटेटिव स्टडी, अभी तक पढ़े थे क्वालिटेटिव, आप पढ़ेंगे क्वालिटेटिव। तो मेरे हिसाब से क्या करता हूँ, जो 8 को अभी इसके जो ऊपर दिए स्क्रीनशॉट दिलाए थे वो लिख लोगे, डेफिनेशन में तुमको लिखना हो इलेक्ट्रिसिस का तो ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम तो कहेंगे भाई, और बाकी आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये लिख लो, यहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी, यानी कि कितना मात्रा में फैराडे लॉ, ओके।